कि आप लोग भले ही भिन्न भिन्न राज्य भिन्न भिन्न स्टेट से आए हैं, मगर जैसे इंडियन आर्मी के अंदर भी भिन्न भिन्न मजहब, भिन्न भिन्न जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से आते हैं और अनेकताओं में एकता की मिसाल पैदा करते हैं, उसी तरह खिलाड़ी भी चाहे वो कहीं से भी आया हो, सबसे पहले वो भारतीय है। इस मातृभूमि को हम लोगों ने नमन करना चाहिए, क्योंकि आज दौर जो चल रहा है, आज ये चल रहा है कि मेरा मेरा मेरा। जैसे हम लोग हिंदुस्तान की सेना में मैं से हम हो जाते हैं, उसी तरह खिलाड़ी भी हैं। आज भले ही आप लोग अपने आप के लिए फाइट कर रहे हो, मगर जब आप आगे पहुंचते हो तो इस देश के लिए खेलते हो। ये तिरंगा जब लहराते हो ना तो पूरा देश वाहवाही करता है। तो वही आप लोगों के अंदर एक सीख होनी चाहिए कि हम यहां से जाएं और अपने एक देश का एक तिरंगा लहराएं, और लहरा सकते हैं। आज जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया, किसी को पता नहीं था कि वो भी कमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी आने वाले में से हर आदमी अपना मुकाम हासिल कर सकता है। सिर्फ हिम्मत, हौसला और लगन चाहिए। हार जीत लगी रहेगी, कभी मायूस मत हो। दो आदमी लड़ेंगे तो एक आदमी को तो हारना निश्चित है, नहीं हारेगा तो जीत किसकी होगी, मगर फिर भी हिम्मत जरूर रखनी चाहिए। मैं मेरे बारे में ये बताता हूं कि मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया है। सबसे पहले ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर आतंकवादियों के साथ हम लोग रहे, वहीं पर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, और हमारे जो रेजिमेंट का खुफिया विभाग था उसमें 8 महीने तक हमने नौकरी किया, और उस लैंग्वेज के कारण हमें 8 आतंकवादियों को मारने का मौका मिला। और वहीं से जो आप लोगों ने आज तो टीवी के माध्यम से हर चीज का पता रहता है, कारगिल युद्ध, जो हमें वहीं से मौका मिला, मूव टू कारगिल। हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि हमें मौका मिला, वरना बहुत से सैनिक जिस चीज के लिए भर्ती होते हैं वो मौका मिलता नहीं युद्ध लड़ने का, क्योंकि सैनिक हमेशा मातृभूमि की रक्षा के लिए और युद्ध लड़ने के लिए ही भर्ती होते हैं। हमारी बटालियन बहुत खुशकिस्मत थी, हमें वहां से मौका मिला। 48 आवर्स का हमें टाइम मिला था, मगर हमने 24 घंटों के अंदर अपनी तोपों को ट्रोलिंग के ऊपर चढ़ा दिया था। मेरी बटालियन के लिए और मेरे लिए बहुत खुशी की यही बात थी कि हमें शख्सियत नहीं मिल रही थी। जो भी हमारी इन्फेंट्री एडवांस कर रही थी, सबको ना ऊपर कोई पत्थर मारा था, कोई बंदूक मारा था, क्योंकि दुश्मन मजबूती से बैठा हुआ था और हमारे जवान बहुत ही शहादत हो रहे थे। मगर जैसे ही हमारी आर्टिलरी ने वहां पर कमांड संभाली, पहला राउंड मेरा चार्ली 2 हमारी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल ट्रोलिंग के ऊपर हिट हो गया। वही डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया गया। और खुशकिस्मत की बात यह थी कि मैं कारगिल युद्ध बहुत लंबा चला, मगर मैं 2-4 लाइनें बताता हूं कि इस युद्ध के अंदर लगभग हम लोगों ने 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री वार्ड हमें मिले थे। जो युद्ध हुआ था, आज भले ही मौसम समय के अनुकूल हो गया हो, मगर वहां पर उस टाइम जैसे आज हमने कपड़े पहन रखे, उन्हीं कपड़ों में हमने युद्ध लड़ा। इतना कोल्ड एरिया था, माइनस टेम्परेचर था, कोई बंकर नहीं बने हुए थे। यहां तक कि हम लोग 2 महीने तक वही ड्रेस में रहे। हमारे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं था कि जिससे हम नहा करके वो ड्रेस को चेंज कर सके। तो कैसी भी परिस्थिति हो, उसी तरह आप लोगों ने भी डटे रहना है मैदान में, हारना नहीं है, छोटी छोटी बातों से मायूस नहीं होना है। हम लोगों को कोई भी गिला शिकवा नहीं था कि हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। ट्रोलिंग के ऊपर मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्निशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राशन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, मगर अम्निशन के नहीं रहेगा तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। रात को लड़ाई लड़ते वक्त हम लोग अपनी तोपों को कंधों पर उठा करके रात को चलते थे। ज्यादा आगे बढ़ते तो सामने दुश्मन था, पीछे नाला था। बहुत बार इतनी फायरिंग होती थी, जो हमारे इन्फेंट्री एडवांस अगर 20 सैनिक गए तो उसमें से क्या पता 2 ही वापस आए, 18 के 18 शहीद हो गए। बहुत कैजुअलिटी होती थी। हमें भी लगता था क्या पता हमारा भी नंबर कभी आ जाए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं टाइगर हिल की, क्योंकि कारगिल का युद्ध बहुत बड़ा लड़ा था। हमने ऐसे मास्को घाटी से ट्रोलिंग से शुरुआत किया था और मास्को घाटी होते होते टाइगर हिल तक पहुंच गई। टाइगर हिल पर हमने क्या किया, जितना भी युद्ध लड़ा रात को लड़ते थे, जैसे ही हम लोगों ने चढ़ाई कर दिया, 1:30 बजे अपनी तोपों को लगा दिया और सोचा रात को आराम हो जाएगा। दिन में ही हमने फायर शुरू कर दिया। दुश्मन का रेडार इतना तकड़ा था, विद इन 8 से 10 सेकंड के अंदर जैसे हमने एक राउंड फायर किया, वहां से हजारों राउंड हमारे ऊपर आए और हम लोग बीच में नाले के अंदर ऐसे फंस चुके थे, ना इधर भाग सकते ना उधर भाग सकते। आगे बंद है, आगे पानी का झरना बह रहा है और वहां पर इतना आसान नहीं था। 17,000 की हाइट, ऑक्सीजन की कमी,
मगर समय के अनुकूल हो चुके थे हम लोग और हमने सोचा था कि लास्ट पूंछ बची हुई इसको भी हम जीत लेंगे, मगर फायरिंग इतना धुआंधार हो गया कि हमारे जब नीचे तक नजर जा रही थी, हमारा राशन टैटू कंपनी बहुत नुकसान हो गया हमारी सेना को। मतलब अम्युनिशन के ऊपर इतना उन लोगों ने गोला बारूद किया। 10 मिनट तक कम से कम ये फायरिंग चली। मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम वहां पर बैठे हुए थे, तो मैंने बोला भाई चलते हैं, क्या करेंगे हम दोनों आदमी। तो उन्होंने बोला कि युद्ध लड़ेंगे, अगर हम चले गए तो हमारी तोपों को नुकसान पहुंचा देगा, हम युद्ध किससे लड़ेंगे, मगर फायरिंग में क्या कर सकते हैं 2 आदमी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला कि दोनों आदमी क्या करेंगे, बोला कुछ भी हो, अगर आपको डर लग रहा तो आप जाओ। मगर चंद सेकंड बाद उन्होंने बोला कि चलो छुप जाते हैं। वो उधर भागा और मैं इधर भागा। तो हमारे जो धर्मगुरु पंडित कुमोती साहब एक छोटा सा गड्ढा उसके अंदर नीचे बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई प्रभु का नाम लो। हम लोग एक के ऊपर एक 90 आदमी उसके अंदर आ गए। 10 मिनट जब फायरिंग बंद हुआ तो उसमें से निकले, तो आज भी आश्चर्य की बात है कि 90 आदमी हम लोग उसके अंदर कैसे आए। उसके बाद जैसे भी हर बार फायरिंग होती थी, हम लोग जान माल कितना नुकसान हुआ चेक करते थे। सब अपने दोस्तों को देखते थे कि भाई सब ठीक ठाक से हैं, तोप का तो क्या नुकसान नहीं हुआ, अम्युनिशन कितना चला गया। तो हम लोग फिर दोबारा, ये रूटीन हो चुकी थी, जब भी फायरिंग बंद होती थी हम लोग चेक करते थे क्या नुकसान हुआ। तो हम लोग जा रहे थे तो ऐसे मोटे मोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। तो आगे आगे हमारे हवलदार खेमराज राणा मेरे जो सीनियर थे वो जा रहे थे, पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद में एक मांस का टुकड़ा और मिला। उसके बाद में मैंने बोला सर ये क्या है, बोले ऊपर से कोई गिद्ध आया होगा और उसका फायरिंग हुआ होगा और गिद्ध का ये चमड़ा है। जैसे ही आगे बढ़े पत्थर के पास में उसने बोला मुकेश, और वो ऐसे बैठ गए। पीछे पीछे हम लोग भी थे। हमने भी जैसे आगे बढ़े तो मेरे दोस्त की गर्दन यहां से उड़ी हुई थी। पूरा धड़कन चल रहा है, नब्ज चल रहा है, मगर गर्दन नहीं है। इतना जोर से ब्लड बह रहा है। मैंने जो नॉर्मल अपना कोट पहना हुआ था वो निकाला और गर्दन पर लिया। और मैं इतना बदकिस्मत हूं, उस टाइम मुझे ये ध्यान आया कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि दोस्ती हमारी बहुत तकड़ी थी और इन्हीं पैरों के अंदर उन्होंने आखिरी सांस लिया। आज भी हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा कर लेते हैं, मगर यही जब बड़े हो जाते हैं तो वो दोस्ती बहुत याद आती है। तो उस दोस्त की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे फिर उनके साथ में गांव जाने का मौका नहीं मिला। मैं उनके पार्थिव शरीर को लेकर के 3 बजे निकले दिन में, और रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास गुमरी मतियान में पहुंचे। वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा और उनके शरीर को दोबारा आखिरी प्रणाम किया, अगरबत्ती लगाई और उनके पांव को हाथ लगा के कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। उस दिन दोबारा टाइगर हिल के ऊपर आए। उस दिन हमने युद्ध नहीं लड़ा। अगले दिन 3 दिन भारी सपोर्ट देकर के टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। तो सैनिक हो या खिलाड़ी हो, देश के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, इस तिरंगे के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। इस तिरंगे की जो आन बान शान, जो हमारी मातृभूमि की पहचान है, वो है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा। उससे ज्यादा आप लोग और हमारे ज्यादा कौन पहचान सकता है इस चीज को कि उसका कितना मर्यादा होती है। जब तिरंगा लहराता है तो पूरा देश कैसे उठता है, देखते हो ना आप लोग, चाहे वो सीमा के ऊपर हो, चाहे वो विदेशों में खिलाड़ियों के ऊपर हो। तो इसका मान सम्मान रखना हमारा दायित्व है। उसके बाद जो तीसरा ऑपरेशन पराक्रम था वो पार्लियामेंट में अटैक हुआ। उसके बाद आर पार की लड़ाई थी, हम लोगों को दोबारा राजस्थान बॉर्डर पर लगा दिया गया। 1 साल तक वहां कोई युद्ध नहीं हुआ। 1 साल बाद जब हमें मूव का ऑर्डर मिल गया, भारी अमेरिका, ये रूस, इन्होंने दबाव डाला कि युद्ध मत लड़ो, फिर हम लोग वापस आ रहे थे। मेन लोकेशन आने के बाद में जब हम अनलोडिंग कर रहे थे तो बम फटा। बम फटने से मेरा हाथ उड़ गया। हाथ उड़ने के बाद में जो बचाने के लिए मुझे फिर मेरी टांगें काटनी पड़ी, क्योंकि 5% मुझे बचने का चांस था। पूरा पेट वगैरह फट चुका था, पूरी आंतड़ी वगैरह बाहर थी। 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी और पूरी रात ऑपरेशन चला था। तो डॉक्टर ने बोला था कि बच सकता तो इसको 72 घंटे का टाइमिंग है, अगर होश आ गया तो उसके बाद कार्रवाई देखेंगे। मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया और आज आपके सामने बैठा हूं। मतलब मैं तो हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है, हमेशा हौसला रखना है आदमियों को। और आप लोगों के लिए 2 शब्द बोलता हूं, हम भी परिंदों की तरह एक दिन उड़ेंगे, हम भी परिंदों की तरह एक दिन उड़ेंगे। लड़ना पड़े अगर रातों से
तो उल्ट लड़ेंगे। इस बार न कर पाए अगर मुकाम हासिल तो दोबारा उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे। तो आप कहीं पर भी रहे, इस मातृभूमि को जरूर नमन करें, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। आज अनेकताओं में एकता की मिसाल जैसे हमारे हिंदुस्तान की सेना दे रही है, वैसे आप लोग भी अपना परचम लहराओगे कभी तो आपको भी देश सलाम करेगा। आपके हाथ में बच्चों कि आपने अपना जीवन या जो आप अभी जी रहे हो एक खिलाड़ी की तरह मैदान में खेलना है या दर्शक बनकर के बाहर ताड़ी बजानी है, वो आपके हाथ में है कि आपका क्या डिसीजन है, आपने दर्शक बनना है या खिलाड़ी बनना है। यही जीवन का एक लक्ष्य है। कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। कभी भी एक दूसरे से घृणा मत करो कि वो आगे आ गया। इतना खुला मैदान है, हर आदमी को मौका मिलता है। अच्छे कार्य करके आगे बढ़िए, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़िए। कोई अगर बुरा काम भी कर रहा है, एक टाइम हमको जरूर लगेगा, जरूर पीड़ा होगी कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, मगर सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जो सही रास्ते पर चलेगा उसको मुकाम जरूर मिलेगा। एक दृढ़ संकल्प आप लोगों ने करना है और ईमानदारी से बिल्कुल काम करना है। आज जो जितने भी यहाँ पर जो स्टाफ भी मिले भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं, तो सबसे पहले तो उनका महाराष्ट्र के अंदर बहुत बहुत स्वागत है सर, क्योंकि राष्ट्रों का राष्ट्र हमारा महाराष्ट्र है। यहाँ शिवाजी की कर्म भूमि है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी यहाँ पर सब कुछ किया है। और कितने महान हमारे संत तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज कितने यहाँ पर हुए हैं, कितनी पावन भूमि है, राम की भूमि है यहाँ पर। देखिए आप लोग, तो ये बहुत आसरा देता है। यहाँ पर कितने आदमियों की कर्म भूमि, मेरी भी कर्म भूमि, भले ही जन्म मेरा हरियाणा में हुआ हो, मगर मेरी भी कर्म भूमि नासिक महाराष्ट्र ही है। तो आज इस राष्ट्र को भी नमन करिए कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे तो पूरा भारतवर्ष हमारा ही है, मगर फिर भी कुछ राजकारण से हम लोगों को बंटवारा कर दिया गया है। मतलब तो उसको आपने नहीं सोचना कि मैं कहां से हूं, क्या हूं, मैं तेलुगु हूं, मैं मलयालम हूं, मैं गुजराती हूं, मराठी हूं। दिमाग में यही होना चाहिए हम सब भारतीय हैं। तो बस मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 2 लाइनें बस देशभक्ति के लिए बताता हूं कि एक ही मिट्टी एक ही पूजा, एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे, ओ गोद में इसकी हम सो जाएंगे। तो यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे सर ने भी बताया, एचएल से आए हुए हैं, उनके बारे में मुझे एक बात याद आई है। जैसे हम सैनिक हैं, जब हम ड्यूटी पर रहते हैं तो हमारे पास में भी जैसे ये लोग पूरा जहाज का जितना भी काम करते हैं, इतने बड़े बड़े फाइटर प्लेन बनाते हैं, वैसे ही सैनिकों के पास में भी जब ड्यूटी पर रहते हैं बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े तोपों का काम करते हैं। मगर जब वो सैनिक रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड आपके सोसाइटी में बिठा दिया जाता है, उसकी वो वैल्यू रह जाती है। तो इसलिए आप लोग जब भी मौका मिले सैनिकों का सम्मान जरूर करें। और मैं पूरा अखिल भारतीय मराठा महासंघ का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने एक सैनिक को नहीं, पूरी हिंदुस्तान की सेना को सम्मान दिया है। हर आदमी दुख तकलीफ के अंदर तो सैनिकों को बुलाता है, मगर रिबन काटने के लिए कोई विरला ही बुलाता है। तो मैं पूरी टीम का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने एक सैनिक को मौका दिया। और ये आपके लिए एक मैसेज है कि भाई हम आपके साथ में हैं। यही अनेकताओं में एकता की मिसाल पैदा करता है। वरना सुख दुख के अंदर तो हर आदमी, बाढ़ आ जाओ तो सैनिक को बुलाते, कुछ भी दुख दर्द आ जाओ, अभी ऑक्सीजन की कमी हुई तो भी सेना को लगा दिया था, मगर रिबन काटने के लिए कोई कोई बुलाता है। तो सर जितने भी आपके मंच के ऊपर हैं करे जी, सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। सर पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे